So today we are doing case law on profits and gains of business and profession. So number one is what are taxable incomes? So different types of taxable incomes are considered in different case laws. Like number one is related to interest income on share application money. So this case law is related to when company issue the shares and money is kept in a bank account on which the company gets the income from interest. So what will basically mean? We will see. Similarly, when interest income is received on share application money, it can be also adjusted against share issue expenses. Because when a share application money is received, on this you get interest income and there are also expenses on issue of share. How to make adjustment for this? So sometimes we have to take a guarantee from a bank and for which purpose we have to make a deposit of margin money on which we get interest. So what is this taxability? Another case law is so banks also make investments which are also called as non-SLR securities. SLR means statutory liquidity ratio, except those investments. So when we receive interest, what is this accounting treatment? Another type of income is franchise fee for letting out of hotels. Let us see one by one. Number one is case law on CIP versus Henkel Speak India 2015. So in this case, a company has received the application money and this was deposited in a separate bank account and interest was received. So we have to determine from which date this interest is taxable. So here logic is application money is kept in a separate bank account and this is not available to company till for use till allotment of share. तो जब तक कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर देती है तब तक वो एप्लीकेशन मनी कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है उसमें। तो मीन्स फिर हम कुछ टाइम के बाद शेयर्स को अलॉट कर देते हैं और जिनको शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाती है विद इंटरेस्ट। तो बैलेंस कुछ इंटरेस्ट रह जाता है आपके पास जो आपको मिला है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? So that will be taxable in the previous year when allotment is complete. तो जिस ईयर में कंपनी के शेयर अलॉट हो जाएंगे उस ईयर में उसको हम इनकम मान लेते हैं जो भी आपको एप्लीकेशन मनी के ऊपर रिसीव होती है। तो इसमें ये तो वेरीफाई हो गया कि जो एप्लीकेशन मनी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और ये टैक्सेबल होती है जिस प्रीवियस ईयर में आपकी अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब एक केस और इसी से रिलेटेड एक और आया था CIP वर्सेस श्री रामा मल्टीटेक 2018 में आया है। इसमें भी यही है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रही है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वी आल्सो नो गया कि जब हम शेयर इशू करते हैं उसके ऊपर कुछ हमारे एक्सपेंसेस होती हैं ऑन इशू ऑफ शेयर, राइट। तो ये जो इशू एक्सपेंसेस होते हैं इनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D। तो क्वेश्चन ये था कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है क्या वो हम अपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में से सेट ऑफ कर सकते हैं? तो ये डिसाइड हुआ है तो दिस इंटरेस्ट इनकम ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंसेस विच इज कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो मीन जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके शेयर इशू के उसमें से आप इंटरेस्ट इनकम सेट ऑफ कर लीजिए, बैलेंस रह जाएगा आपका नेट एक्सपेंस, उसकी फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 5 इंस्टॉलमेंट्स में। तो सेक्शन 35 भी आपको याद होगा, इसमें हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलती है जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होती हैं, बट वो आप ले सकते हैं नेट एक्सपेंस। इट मीन्स जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं उसमें से माइनस हो जाएगी जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है शेयर एप्लीकेशन मनी के ऊपर, क्योंकि हमने ये तो देखा था ये टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल की जरूरत नहीं है, वो आपके सेटअप हो जाएगी और जो बैलेंस है आपका प्रीलिमिनरी है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 5 इंस्टॉलमेंट में। वैसे थर्ड केस लॉ है CIP वर्सेस KM कंपनी 2014। उसमें इंटरेस्ट इनकम ऑन मार्जिन मनी डिपॉजिटेड विद बैंक ऑब्टेन बैंक गारंटी। तो फिर क्या है कंपनी को बैंक से गारंटी लेनी है तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कीजिए जिसको हम कहते हैं मार्जिन मनी, और उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या वो इनकम मानी जाएगी बिजनेस की? कोई है बैंक जिसकी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, क्योंकि हम बिजनेस को करने के लिए गारंटी ले रहे हैं बैंक की और उसके लिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं बैंक को,
उसमें ये सारी बिजनेस एक्टिविटी है, उससे जो भी इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल है एज ए बिजनेस इनकम। ऐसे ही था। अब एक और केस लॉ है, CIT वर्सेस नवा शहर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 2007 में है केस लॉ ये। तो इसमें है कि बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हैं जिसको कहते हैं नॉन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी। जैसे हर बैंक को एक SLR मेंटेन करना पड़ता है सिक्योर, ये होती है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जैसे प्रेजेंटली SLR जो चल रहा है ये है 19% ऑफ जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, जिसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं, तो उसका 19% बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। और इसके अलावा भी बैंक कोई और इन्वेस्टमेंट करके है जिसको कहते हैं नॉन SLR सिक्योरिटीज। उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, तो क्या वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी या अदर सोर्सेज में आप इसको कंसीडर करोगे? मेन पॉइंट ये है, हमें पता है कि बिजनेस बैंकिंग का जो मेन बिजनेस यही होता है कि लोन फाइनेंस करना और कुछ इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए ये तो दिस इंटरेस्ट इनकम ऑन SLR सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय ए बैंक एंड दिस इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ये बैंक का बिजनेस है, तो उसके ऊपर जो भी इनकम आएगी ये बिजनेस इनकम है एंड दिस इज नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेज। मीन्स इस केस में हम इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक फ्रेंचाइज फीस है फॉर लेटिंग आउट ऑफ होटल्स। तो ये केस लॉ डिसाइड हुए हैं तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन 2014। तो इन दिस केस SSC का होटल्स का बिजनेस है, SSC है गिवन इट्स होटल्स ऑन लीज, उसको इतने लीज पर दे दिया है और उसके बदले में आपको फ्रेंचाइज फीस रिसीव होती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जब आप अपने होटल्स को लीज पे देते हैं तो वो जो फ्रेंचाइज फी है वो रेंटल इनकम है आपकी। बट इस केस में कुछ और कंडीशन भी हमने लगा दी हैं कि जो SSC है, जैसे कंपनी है कोई जो होटल ऑपरेट कर रही है, ये उसका जो नाम है नेम ऑफ SSC विल आल्सो बी डिस्प्लेड अबव द नेम ऑफ फ्रेंचाइजी। जैसे नेम बोर्ड होता है उसमें फ्रेंचाइजी का नाम तो आएगा ही, उसके ऊपर SSC का नेम भी उनको डिस्प्ले करना है। पर अगर अब जो होटल्स में आप फूड सप्लाई करते हैं या जो सर्विसेज हम देते हैं तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शन भी SSC प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स franchisee has to follow quality of food, maintenance of rooms as prescribed by SSC. SSC means जिसके होटल्स हैं। तो इसमें उसने कंडीशन भी लगा दी है कि जो लेसी है जिसको होटल्स अपने लीज पर दिए हैं उसको मेंटेन करनी है फूड की क्वालिटी और मेंटेनेंस ऑफ रूम्स जो उसकी SSC के बिजनेस में हम कर रहे हैं। तो इट मीन्स अब ये जो फ्रेंचाइज फीस आपको मिलेगी SSC को, तो वो आप रेंटल इनकम मानोगे या बिजनेस इनकम? इसमें होल दिया गया है डिसीजन में इनकम इज बिजनेस इनकम एंड नॉट फ्रॉम हाउस कम्युनिटी, क्योंकि हमने होटल को लीज के साथ साथ और भी कंडीशन इम्पोज कर दी हैं जो लेसी को फॉलो करनी है, जैसे फूड की क्वालिटी मेंटेन करनी है, रूम्स की सर्विस उसमें मेंटेन करनी है। तो इट मीन्स ये बिजनेस ही माना जाएगा। तो दिस इनकम इज टैक्सेबल है बिजनेस इनकम। नेक्स्ट वी आर गिविंग कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स जनरली होती हैं जैसे जब आप शेयर इशू करते हैं, कैपिटल इशू करते हैं या कोई लोन रिसीव करते हैं या कोई एसेट की सेल करते हैं, इसको हम कैपिटल ट्रांजैक्शन करते हैं एंड दिस इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो इसमें 3 इंटरेस्टिंग केस होते हैं, वो देखते हैं। नंबर 1 CIP वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 2010। इसमें आपको रिसीव हो रही है लिक्विडिटी डैमेज। इसमें केस क्या है? तो SSC कंपनी है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर प्लांट मशीनरी को परचेज करने के लिए, बट इस बार डिलेड। सो इट मीन्स सो कंपनी हैज रिसीव्ड लिक्विडिटी डैमेज फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ प्लांट मशीनरी फॉर फेलियर टू सप्लाई प्लांट मशीनरी इन टाइम। तो प्लांट मशीनरी आपको टाइम पर नहीं मिलती है तो डिले हो जाती है, उसके लिए हम कुछ डैमेज जो है या जिसको कंपनसेशन कहते हैं वो हमें रिसीव होते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो इनकम मानी जाएगी आपकी या कैपिटल ट्रांजैक्शन है? तो जिसे जो रिलेटिव टू कैपिटल एसेट, क्योंकि आपने प्लांट मशीनरी परचेज करनी है तो इट मीन्स किसी नो की बिजनेस इनकम, तो ये आपकी कैपिटल रिसीव मानी जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
तो अगर नेट अमाउंट आएगा प्लांट की मशीनरी का, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इट मीन दिस इज नॉट इनकम बट दिस इज कैपिटल रिसीव। तो कैपिटल रिसीव जो है टैक्सेबल नहीं है। तो सेकंड केस लॉ है CIP वर्सेस जगत जीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2011। तो इसमें कंपनी ने शेयर से इशू किए हैं फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन करेंसी आपको रिसीव होती है, उसको हम अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, जो भी मनी आपको रिसीव होती है। इट मीन फॉरेन एक्सचेंज, और अब आप उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं अपने बिजनेस यूज के लिए। तो जब भी आप उस मनी को इंडिया में लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे, तो उस टाइम एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो सकता है, उससे होगा आपको गेन या लॉस। अब क्वेश्चन है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इट मीन्स ट्रीटमेंट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मीन्स गेन या लॉस ऑन शेयर कैपिटल जो आपने रेज किया है फॉरेन करेंसी में। तो नॉर्मली जो कैपिटल होता है वो आपने रेज किया है फॉरेन करेंसी में एंड ब्रॉट और रिसीव इन इंडिया, और तब आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है। तो अब ये आपका जो शेयर कैपिटल है ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए जो भी गेन या लॉस होगा आपका, जिसे नॉट बिजनेस एक्टिविटी, उससे रिलेटेड नहीं है, तो किसी आल्सो कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट। तो इसको आप कैपिटल ट्रांजेक्शन एज्यूम करेंगे हम, और बिजनेस P&L के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थर्ड केस लॉ है खन्ना एंड अनंधनम 2013। जिसमें है कॉम्पनसेशन आपको रिसीव होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए CA फर्म फ्रॉम ए फॉरेन फर्म। तो एक CA फर्म है, उसका एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा था आपका, और वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, और उसके बदले में CA की फर्म को कुछ कंपनसेशन रिसीव होता है। तो क्वेश्चन है कि जो CA की फर्म को ये कंपनसेशन मिल रहा है, तो क्या वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी या फिर कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। इसमें भी यही है। तो जब आपको कंपनसेशन मिलता है, और आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ये था सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो था ये लॉन्ग टर्म था। इसमें जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसको हम कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम आपका जो है एलिमिनेट हो रहा है। इट मीन्स इट रिजल्ट्स इन इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। कि जब भी कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका परमानेंटली खत्म हो जाएगा, उसके बदले में जो भी कंपनसेशन मिलता है, तो उसको हम कैपिटल रिसीट मानेंगे, एंड दिस इज नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। राइट, ये तीन केस हमने डिस्कस किए हैं, जो आपकी इनकम नहीं मानी जाएंगी, कैपिटल रिसीट्स मानी जाएंगी। तो PDF आपको दिया, तो जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीड ऑल दी केस लॉ इन PDF।